हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अंकित कुमार क्लासेस में। तो जैसे कि पिछली वीडियो में हमने कारक पढ़ा था और कारक के दो भेद हमने पढ़े थे, कर्ता कारक और कर्म कारक। तो आज जो बाकी के बचे हुए भेद हैं वो आज हम पढ़ेंगे। देखो, हमने इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ा था कि कारक के 8 भेद होते हैं, जिनमें से पहला है कर्ता कारक जिसका चिन्ह होता है ने, और दूसरा है कर्म कारक जिसका चिन्ह होता है को। ये सब इससे पहले वाली वीडियो में है। तो अगर किसी ने पहली वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाए और उस वीडियो का लिंक भी आपको वहीं मिल जाएगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरा कारक है हमारा करण कारक, जिसका चिन्ह होता है से, और इस से में फीलिंग्स होती है के द्वारा, यानी कि बाई। कर्ता क्रिया पूरी करने में, कर्ता क्रिया पूर्ति में जिस साधन का प्रयोग करता है उसे करण कारक कहते हैं, या उसमें करण कारक होता है, या वह करण कारक होता है। सब एक ही बात है। जैसे श्याम बस से हरिद्वार गया, तो यहां जो जाने की क्रिया है उसका साधन है बस, या ये कह लो कि से कारक चिन्ह से पहले जो शब्द लिखा है वो बस, और इसमें कौन सा कारक हो जाएगा? करण कारक। दूसरा उदाहरण है, उसने चाकू से सब्जियां काटी। तो यहाँ काटने की क्रिया में जो साधन इस्तेमाल हुआ है वो है चाकू, तो इसलिए यहाँ चाकू में कौन सा कारक हो जाएगा? करण कारक। और देखो दोस्तों, एक ही वाक्य में कई सारे कारक हो सकते हैं, मैंने कल भी आपको बताया था। फिर वो आपसे रेखांकित करके पूछेगा। जैसे इसी उदाहरण में अगर वो सब्जियां इसे रेखांकित करता है और पूछता है इसमें कौन सा कारक है, तो चूंकि सब्जियां इसमें कर्म है तो इसमें कर्म कारक होगा। काटने का काम किसने किया है? उसने, तो ये करता है तो इसमें कर्ता कारक होगा। तो एक ही उदाहरण में कई सारे कारक हो सकते हैं, उसमें इतना परेशान होने वाली बात नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं चौथा और सबसे महत्वपूर्ण कारक जो आपका है वो है संप्रदान कारक। परीक्षा में बहुत सवाल इससे पूछे जाते हैं। इसका चिन्ह होता है के लिए। तो सीधी सी बात है कि जहाँ कहीं भी के लिए लगा होगा उससे पहले जो शब्द होगा उसमें कौन सा कारक होगा? संप्रदान कारक। जैसे बच्चों के लिए मिठाई लाओ, बच्चों के लिए क्या लाओ? मिठाई लाओ। तो इसमें के लिए शब्द से पहले जो कारक चिन्ह से पहले, इस चिन्ह से पहले जो शब्द है उसमें संप्रदान कारक होगा। और क्या लाओ? मिठाई लाओ। मिठाई कर्म है तो कर्म में कर्म कारक होगा। इसके बाद कुछ विशेष स्थितियां इसकी हैं जो इस कारक को महत्वपूर्ण बना देती हैं। जहाँ कहीं ये के लिए चिन्ह नहीं होगा वहाँ भी कई बार संप्रदान कारक होता है। और वो कौन कौन सी स्थितियाँ होती है देखेंगे हम। जैसे पहली स्थिति है, जो वस्तु किसी वस्तु विशेष के लिए हो उसमें संप्रदान कारक होता है, चाहे वहाँ चिन्ह हो या ना हो। चिन्ह से तो आप पहचान ही लेंगे,
जहाँ चिन्ह नहीं होगा तब की बात है, उसमें संप्रदान कारक होता है। जैसे यूपी पुलिस 2018 के एग्ज़ाम में आपसे ये सवाल पूछा गया था कि यह ताले की चाबी है, इस वाक्य में कौन सा कारक है, और विकल्प आपको दिए गए थे संप्रदान कारक, अधिकरण कारक, तीसरा था करण कारक और अपादान कारक। तो देखा जाए तो दोस्तों इसमें एक ही कारक चिन्ह है और वो क्या है, की, और का, के, की ये कारक चिन्ह होते हैं संबंध कारक के, और संबंध कारक विकल्पों में नहीं है। इसका मतलब इस उदाहरण में संबंध कारक नहीं था, और इस विशेष स्थिति के कारण, विशेष शर्त के कारण इसमें कौन सा कारक है, संप्रदान कारक। जो वस्तु किसी वस्तु विशेष के लिए ही बनी हो उसमें संप्रदान कारक होता है। तो चाबी जो है वो ताले के लिए ही बनी होती है ना। बहुत बार लोग चाबी से कान खुजा लेते हैं, लेकिन चाबी किस लिए होती है, ताला खोलने के लिए। तो चाबी किसके लिए बनी है, स्पेशल ताले के लिए। तो यहाँ इस वाक्य का भावार्थ ये लिया जाएगा, यह ताले के लिए चाबी है, और उस स्थिति में इसमें कौन सा कारक हो जाता है, संप्रदान कारक। इसी तरह जैसे यह गले का हार है, तो हार जो है वो गले के लिए ही बनाया जाएगा, पैरों में नहीं पहना जाएगा। तो वो फिर उस स्थिति में उसमें भी कौन सा कारक होगा, संप्रदान कारक। दूसरी स्थिति देखिए, किसी को कुछ लेने या देने की स्थिति में, किसी को कुछ लेने या किसी को कुछ देने की स्थिति में लेने वाले में, है ना, यानी कि जो उनमें से जो ले रहा होगा, जो प्राप्तकर्ता होगा, रिसीवर होगा, जिसे वो चीज़ मिल रही होगी, उस प्राप्तकर्ता में हमेशा संप्रदान कारक होता है। कौन सा कारक होता है, संप्रदान कारक होता है। जैसे राजा ने भिखारी को कंबल दिया, राजा ने भिखारी को कंबल दिया। तो यहाँ देने का काम हुआ है, और देने का काम किसने किया, राजा ने। तो ये कर्ता होगा और इसी में कर्ता कारक होगा। किसी को लेने देने की स्थिति में प्राप्तकर्ता, तो प्राप्तकर्ता कौन है इसमें, मिला किसे, भिखारी को। इसमें बिना सोचे समझे कौन सा कारक होगा, संप्रदान कारक। जबकि चिन्ह संप्रदान कारक का नहीं है, तो उस स्थिति में नहीं जाएंगे हम, ना चिन्हों को देखेंगे। हम इस बात पे जाएंगे कि किसी को जब कुछ लिया जाता है किसी से, या किसी को कुछ दिया जाता है, तो जो रिसीवर होता है उसमें हमेशा संप्रदान कारक होता है। उसके बाद क्या दिया, कंबल दिया। इस हिसाब से कंबल कर्म है, और इस हिसाब से कंबल में कौन सा कारक है, कर्म कारक है। उसके बाद देखते हैं तीसरी स्थिति इसी की। किसी को नमस्कार करने में, प्रणाम करने में, अभिवादन करने में पुरस्कार, उपहार, उपाधि आदि देने की स्थिति में फिर से वही प्राप्तकर्ता यानी कि रिसीवर, प्राप्तकर्ता में सदैव संप्रदान कारक होता है। जैसे मैं कहूं
जैसे मैं कहूँ कि गुरुजी को नमस्कार है, तो अगर गुरुजी को नमस्कार की गई होगी तो वो नमस्ते ली किसने होगी? गुरुजी ने। रिसीवर कौन थे? गुरुजी थे। तो गुरुजी में कौन सा कारक होगा? संप्रदान कारक। दूसरा उदाहरण देखिए, मोहन को विद्यालय में पुरस्कार मिला। तो इस हिसाब से किसी को पुरस्कार उपहार मिलने की अवस्था में जो लेने वाला होगा उसमें फिर से कौन सा कारक हो जाएगा? संप्रदान कारक। कारक के चिन्हों पे हमें नहीं जाना है, ना मैंने आपको बताया, मैंने आपको पहले से ही ये नहीं बताया कि जहाँ कहीं ये कारक चिन्ह लगे होंगे वहीं आप ये कारक बता देना, कई बार अलग होता है वो। और उदाहरण इसी के, देवताओं को पुष्प समर्पित करता हूँ। तो पुष्प समर्पित करने वाला मैं और उन्हें लेने वाले प्राप्तकर्ता कौन? देवता। तो यहाँ भी इसमें कौन सा कारक होगा? संप्रदान कारक। और देखिए, हटा दो इसे। इसे हटा दूं, स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप एक बार, फिर मैं इसे हटा रहा हूं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, इसके बाद है पांचवा हमारा अपादान कारक। इसका भी चिन्ह से ही है, लेकिन इस बार से में किसकी फीलिंग्स है? अलग होना, यानी कि फ्रॉम। और करण कारक में था से का मतलब के द्वारा। जब हम किसी चीज़ से कोई काम करें तो करण कारक होगा, और जब दो चीज़ें एक दूसरी से अलग हो रही होंगी तो अपादान कारक होगा। अपादान कारक में होता है जब दो वस्तुएं अलग हों। वस्तु का मतलब यहाँ व्यक्ति भी हो सकता है, स्थान भी हो सकता है। दो वस्तुएं एक दूसरे से अलग हों तो अपादान कारक होता है। अब अपादान कारक दोनों वस्तुओं में से होगा किसमें? अलग होने के बाद जो चीज अपनी जगह बनी रही उसमें अपादान कारक होता है। जैसे रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म से चल दी, तो पहले रेलगाड़ी और प्लेटफॉर्म एक ही जगह थे, फिर दोनों अलग अलग हो गए। रेलगाड़ी अलग हो गई और प्लेटफॉर्म अलग हो गया। रेलगाड़ी वहाँ से चल दी और रेलगाड़ी जो है प्लेटफॉर्म को छोड़ दिया। तो जब दोनों चीज़ें अलग अलग हुई, अपनी जगह कौन सी चीज़ बनी रही इनमें से?
प्लेटफॉर्म बना रहा, या प्लेटफॉर्म भी उठ के पीछे पीछे रेलगाड़ी के साथ साथ चल दिया, ऐसा तो नहीं हुआ होगा ना। प्लेटफॉर्म वहीं रहा और रेलगाड़ी चली गई। तो अलग होने के बाद जो चीज़ अपनी जगह बनी रही उसमें होता है अपादान कारक। वह पेड़ से गिरा, तो पहले वह भी वहीं था और पेड़ भी वहीं था, दोनों साथ साथ बैठे हुए थे, पेड़ के ऊपर बैठा हुआ था, और फिर वो क्या हुआ, पेड़ से गिरकर अलग हो गया, और जब अलग हुआ तो वह गिरा, पेड़ वहीं के वहीं स्थिर रहा, और जो स्थिर चीज़ होती है उसी में क्या होता है, अपादान कारक। इसके बाद छठा कारक है आपका संबंध कारक। जिसका चिन्ह होता है का, के, की या रा, रे, री। तो जहां भी कहीं आपको ये चिन्ह लगे मिलेंगे उससे पहले वाले शब्द में कौन सा कारक होगा, संबंध कारक, है ना। जैसे यह राम की पुस्तक है, तो ये इस राम शब्द में कौन सा कारक हो जाएगा, संबंध कारक। या रारेरी का उदाहरण देखिए, यह मेरी पुस्तक है, तो इस शब्द में आपके कौन सा कारक हो गया, संबंध कारक। मैं के साथ रा, रे, री में से री लगा हुआ है, तो संबंध कारक का चिन्ह लगा हुआ है, इसलिए संबंध कारक हो गया। इसके बाद सातवां देखेंगे आप, अधिकरण कारक। जिसका चिन्ह होता है में या पर, है ना। संस्कृत में कहा जाता है आधारो अधिकरणम, कि आधार में अधिकरण कारक होता है। जब दो चीज़ें एक दूसरे के ऊपर रखी हैं तो जो आधार होता है उसमें अधिकरण कारक होता है। इसमें जैसे बिल्ली मेज पर बैठी है, तो बिल्ली के बैठने का आधार क्या है, मेज, और मेज में ही कौन सा कारक होगा, अधिकरण कारक। इसके बाद आठवां है संबोधन कारक। जिसका चिन्ह होता है हे या अरे, और दोनों के साथ संबोधन कारक का संबोधन चिन्ह भी लगा होगा, तो बड़े आराम से हम पहचान जाएंगे कि ये संबोधन कारक है। संबोधन कारक में जिस व्यक्ति को संबोधित किया जाता है, जिसे आवाज़ लगाई जाती है, जैसे हे राजन, तो राजन में संबोधन कारक होगा, हे राम, तो राम में संबोधन कारक होगा। तो जिसे आवाज़ लगाई जाती है, जिसे पुकारा जाता है, जिसे संबोधित किया जाता है, उसी में संबोधन कारक होता है। जैसे हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं मित्रों, भाइयों, बहनों, तो वहाँ मित्रों और भाइयों बहनों, इनमें कौन सा कारक है, संबोधन कारक। तो जैसे कि संबोधन कारक का उदाहरण देखिए, हे राम वन मत जाओ, तो ये थे आपके 8 के 8 कारक, जिन्हें हमने बहुत आसान तरीके से समझा, और हर एक का आप अभ्यास कीजिए। अब जैसे कि हर एक वीडियो के बाद में मैं आपको कुछ अभ्यास के लिए कार्य देता हूँ, तो आज भी मैं कुछ वाक्य दे रहा हूँ आप में, और उन हर एक वाक्य में कौन कौन से कारक हैं और किस किस शब्द में हैं, वो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताएंगे। तो पहला उदाहरण लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप, फिर मैं इसे हटाता हूँ। पहला है
सीता जी ने वरमाला श्री राम के गले में डाल दी। गले में पहना दी लिख लो, डाल दी अजीब सा लगता है। तो आपको बताना है इसमें कौन कौन से कारक हैं और किस किस शब्द में हैं। दूसरा उदाहरण लीजिए, राम ने सारी कथा विश्वामित्र को सुनाई। तीसरा उदाहरण लीजिए, राजा ने रानी को पत्र दिया। चौथा उदाहरण लीजिए, ये पैरों की पायल हैं। पांचवा उदाहरण लीजिए, यह पंक्ति श्री रामचरितमानस से ली गई है। छठा उदाहरण देखिए, वह गहरी नदी में डूब गया। और अंतिम और सातवां उदाहरण लीजिए, शिक्षक ने चपरासी को बुलाया। तो ये 7 उदाहरण हैं जिनमें आप प्रत्येक कारक की पहचान करेंगे और लिखेंगे। इसके बाद हम और कोई अच्छा सा टॉपिक पढ़ेंगे। धन्यवाद दोस्तों।